ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁਰੂ 2.0 ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चंस ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਇੰਪॉर्टेंट क्वेश्चन ਦੀ सीरीज ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ क्वेश्चंस हमेशा किसी ना किसी एग्जाम च आए हुए हैं, किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम च रिपीट हो रखे हैं। तो आज आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगर बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो याद रखना कौन सा लॉ है। ऑप्शंस है हमारे पास, ओम का नियम है, फैराडे का नियम है, न्यूटन लॉ है, न्यूटन का नियम है या जूल लॉ है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनता है दैट इज जूल लॉ। जो हमारा जूल का नियम है वो क्या बताता है, एक्चुअली में हमें बताता है कि हीटिंग इफेक्ट कितना देता है जब हम किसी अप्लायंसेस को यूज करते हैं। नॉर्मली हमने लैपटॉप का चार्जर भी देखा है, लैपटॉप का चार्जर भी गर्म हो जाता है। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जूल लॉ को कई बार डिफाइन करते हैं हम, जूल लॉ को कई बार डिफाइन करा जाता है। आपको याद रखना है हमारे पास H होता है, H होता है हीट जो ऊष्मीय बाहर निकली है, ऊष्म हीट जो बाहर निकली है, दैट इज I² RT। I क्या है, विद्युत धारा की बात करते हैं, R क्या है, प्रतिरोध है, टाइम को T के साथ डिनोट करते हैं। इसमें ये चीज देखते हैं जितना ज्यादा विद्युत धारा उसमें बहेगी, उस चालक में बहेगी तो वो क्या है, हीट होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उस चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मतलब क्या है, उसका हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। जितने ज्यादा टाइम के लिए हम लैपटॉप का चार्जर यूज करते हैं तो हमने देखा है वो ज्यादा जल्दी गर्म होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है, सारा हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर, जूल के नियम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या है, जूल लॉ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर कैलकुलेटेड फॉर। एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति का बताइए, शक्ति के बारे में बताइए। अब शक्ति के बारे में बात करना है तो हम इसको डिनोट करते हैं P के साथ पावर, ठीक है जी। अब इसको लिखते हैं 1/F। F क्या है, हमारी फोकस दूरी है। ये क्या है, फोकस दूरी है। F को फोकस दूरी के साथ करते हैं। अगर मान लो फोकस दूरी हम ले रहे हैं मीटर में, अगर तो ले रहे हैं मीटर में तो हमारे पास क्या आएगा, इसके यूनिट्स आएंगे डायोप्टर, इसके डायोप्टर यूनिट्स आएंगे, D के साथ डिनोट करते हैं। अगर मान लो सेंटीमीटर में दे रखी है फोकस दूरी तो याद रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वो क्या है, 100 हमारा सेंटीमीटर में जो फोकल लेंथ दे रखा है या फोकस दूरी दे रखी है। अब यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर में दे रखा है तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ही 25 सेंटीमीटर डालेंगे तो हमारे पास क्या है, 100/25 आएगा। तो क्या आएगा, 4 डायोप्टर आंसर आएगा। 100/25 तो हमारे पास क्या आएगा, 4 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। 4 डायोप्टर या 4 D के साथ याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आएगा। फोकस दूरी के बारे में बात करते हैं, लेंस की दूरी में बात करते हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बताइए उत्तल लेंस का क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, 0 होगी, क्या होगा। अगर बात करी जाए अवतल लेंस की बात करी जाए तो उसमें पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अगर हम लाइट चैप्टर की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज, अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर क्या होगी हमारे पास। अगर बात करते हैं कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस हमारा कुछ ऐसा बनता है, क्या आती है, किरणें आती है सीधी सीधी, पर वो क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब फैल जाती हैं। फैलने से मतलब क्या है, ये ऐसा लगता है कि ये पीछे की तरफ मुड़ रही हैं। तो हम क्या है, इधर की तरफ डिस्टेंस ले रहे हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। तो यही पूछा गया है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 0 होगी, नेगेटिव होगी, अनंत होगी या पॉजिटिव या सकारात्मक होगी। तो यहाँ पे याद रखना है दैट इज नेगेटिव या नकारात्मक की बात करते हैं। ये हमारा सही आंसर होगा अगर बात करते हैं कनकेव लेंस की बात करते हैं या अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करते हैं। चलो जी, अब अगले पे पहुंचते हैं। विच इलेक्ट्रिक डिवाइस इज नॉट बेस्ड ऑन द जूल लॉ ऑफ हीटिंग। और इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण है जूल के तापन के नियम पर आधारित नहीं है। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग हम वहां पर यूज करते हैं जहां पे हमें एक्चुअली में गर्म चीजें चाहिए, कोई चीज ज्यादा टाइम तक गर्म चाहिए। जैसे मान लो गीजर की बात करते हैं तो गीजर में चाहिए, अगर कैटल की बात करते हैं कैटल में चाहिए, अगर हमारे घर में जो प्रेस करते हैं ना तो प्रेस में क्या है, हमें ज्यादा टाइम तक गर्मी चाहिए। तो वो किसके ऊपर होती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर होती है, जूल के नियम के ऊपर होती है। तो ये चीज पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपकरण है जिसमें हमें जूल लॉ ऑफ हीटिंग नहीं चाहिए, कौन सा ऐसा है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, हमारे पास क्या है, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विचेस। इलेक्ट्रिक एंड प्लग्स एंड स्विचेस क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक प्लग्स और स्विचेस हम ऐसे मटेरियल के बनाते हैं जो बेसिकली नाइक्रोम के नहीं होते। नाइक्रोम हम ज्यादातर कैटल्स में यूज करते हैं, प्रेस में यूज करते हैं, गीजर हीटर्स में यूज करते हैं। तो वो क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम का मटेरियल यूज करते हैं, नाइक्रोम का हीटिंग के लिए, ठीक है जी।
तो ये क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हीट करना स्टार्ट कर देता है, हमारे पास एक ऊर्जा आ जाती है, हीट ऊर्जा आ जाती है बाहर। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, रफ्तार कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं, यहाँ पे संवेग है जी। ठीक है जी, अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या वेलोसिटी। अगर बात करते हैं विस्थापन की तो याद रखना है कि अगर हम विस्थापन के परिवर्तन दर को देखा जाए, विस्थापन आता है तो विस्थापन से याद रखना है दैट इज वेलोसिटी या वेग की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर बात करी जाए यहाँ पे दूरी के परिवर्तन दर को क्या बोला जाएगा, रफ्तार बोला जाएगा, स्पीड बोला जाएगा, चाल बोला जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है, वो उस केस में हमारे पास चाल होगा अगर बात करते हैं दूरी की बात कर रहे हैं। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है और ये 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ त्वरित हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान का गणना करें। अगर बात करी जाए यहाँ पे बल की बात करते हैं, हमें पता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या है, हमारा जो बल है वो किसके इक्वल होता है, अगर प्रोडक्ट करते हैं किसका, द्रव्यमान का और त्वरण का। तो लिख देते हैं यहाँ पे बल क्या होता है हमारे पास, मास जो द्रव्यमान है इंटू त्वरण इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या है एमकेएस यूनिट में है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मास फाइंड आउट करना है, बल हमें दे रखा है 20 न्यूटन, और न्यूटन क्या है हमारे पास, वही है हमारा एमकेएस यूनिट है बल का। ठीक है, एमकेएस इकाई है न्यूटन, है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 20 न्यूटन दे रखा है, यहाँ पे क्या है द्रव्यमान हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास क्या है ए एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं तो 10 kg आ गया। तो आपको इसका याद रखना है, हमारे पास क्या है, 4th ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बस। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, किसी वस्तु पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है, मास, एक्सेलरेशन, इंपल्स, आवेग, वेट या वजन की बात करते हैं। जब भी बात करते हैं कोई ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से लग रहा हो तो उसको बोलते हैं वेट। जैसे हमारी धरती है वो हमारा वजन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारी धरती हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, जिस वजह से हम वेट बोलते हैं। उस बल को क्या, गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारी धरती हमारे ऊपर लगा रही है उसको वजन बोलते हैं या वेट बोलते हैं। वो एक तरह का बल है। अगर बात करी जाए वजन की तो वो एक तरह का बल है, ये चीज याद रखनी है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, हमारे पास वेट है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जमीन के ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिज ऊर्जा में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्या है इसमें, क्या है, लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट ऑपोजिट द ग्रेविटी, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाना, या कीप इट एट द सेंटर, इसे बीच में रखना, या प्लेसिंग इट ऑन द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ जमीन पर रखना। अब ये चीज याद रखना है, अगर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है, इसे जमीन से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बिंदु तक उठाता, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। अगर स्थिज ऊर्जा की बात है, हमारी स्थिज ऊर्जा होती है किसी के कारण, शेप के कारण होती है, उसकी जगह के कारण होती है, उसकी स्थिति के कारण होती है। तो ये चीज याद रखनी है, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है क्या है, हम उस बिंदु तक उसको लेके जाते हैं, किसके अगेंस्ट काम करते हैं, किसके विपरीत काम करते हैं, किसके करते हैं, हमारे ग्रेविटेशन के, गुरुत्वाकर्षण बल के ऑपोजिट काम करके हम उसको बिंदु पे लेके जाते हैं। तो वो जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या गुरुत्वाकर्षण स्थिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, हमारे पास क्या है इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही आंसर। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 9वां प्रश्न आ गया है, एक खोल के फटने के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में कौन सी सुरक्षित है, पोटेंशियल एनर्जी, संभावित ऊर्जा, फोर्स ताकत या बल की बात करते हैं, वर्क या काम की कार्य की बात करते हैं, या मोमेंटम की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, या संवेग की बात करते हैं। यहाँ पे मोमेंटम की जगह पे संवेग कर लीजिएगा। अगर बात करी जाए यहाँ पे कोई शेल फट जाता है तो क्या है, उसके अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जो हमने कंजर्व करना है वो है हमारा मोमेंटम या संवेग को कंजर्व करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर, दैट इज मोमेंटम या संवेग की बात करते हैं। ठीक है जी, अगला बात करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड, गुरुत्वाकर्षण बल किस पर लागू होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, किसी बल के लंबवत, बल की दिशा में कोण पर,
बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जो अगर हम घर्षण की बात करते हैं, घर्षण बल की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे हम चल रहे होते हैं तो हमारी क्या है, पीछे की तरफ बल लगा होता है हमें रोकने के लिए। अगर कार की बात करते हैं, कार के टायर जैसे घूम रहे होते हैं तो पीछे की तरफ हमारा गुरुत्वाकर्षण और हमारा घर्षण बल लग रहा होता है, क्यों, उसको रोकने के लिए। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो किसके तरफ लगता है, कौन सी दिशा में लगता है, ये लगता है अपोजिट टू द फोर्स, ठीक है जी, बल की दिशा के विपरीत। ये चीज याद रखना है। हमारा फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, जब एक साइकिल निरंतर त्वरण के साथ चलती है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होता है। अगर पीछे वाले पहिए की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 0 है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना है जो पीछे वाले पहिए के हमारे ऊपर बल लग रहा होता है वो लग रहा होता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं ग्रहों के पिंडों के लिए केपलर नियम के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एलिप्टिकल विद द सन एट द वन ऑफ द टू फोकाई। इसका मतलब ये है कि एलिप्टिकल हमारा पाथ होता है हमारे पृथ्वी का, और सन क्या है, एक फोकस पे है। हाँ जी बिल्कुल जी, यही तो बात बोली गई है पहले और दूसरे नियम में, ठीक है जी। अब दूसरा बात करते हैं, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द प्लैनेट एंड द सन मेक्स अ इक्वल एरिया आउटसाइड द इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। हाँ जी बिल्कुल, ये भी सही है, ये हमारा क्या है, दूसरा नियम है। द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। हाँ जी, बिकॉज हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, ए क्यूब के, है ना। तो यही बात है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा थर्ड नियम था, द ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है जी। ये हमारा सबसे ज्यादा गलत ऑप्शन है, ये इनमें से कोई भी नियम नहीं है। फोर्थ वाला हमारा गलत आंसर इनमें से सही नहीं है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ये पूरा इंग्लिश में हो गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉयंस थ्योरी द शिप फ्लोट्स इन द वाटर। जो हमारी शिप होती है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो क्या होता है, साइंटिस्ट इज फर्स्ट क्रेडिटेड विद द आइडेंटिफाइंग दिस प्रिंसिपल। कौन सा है, नील्स बोहर है, केपलर है जी, आर्किमिडीज है या रदरफोर्ड। अब आर्किमिडीज सर ने एक प्रिंसिपल दिया, कहते हैं जी जो शिप होती है ना, जैसे ही इमर्स करते हैं, जैसे ही हम उसको पानी में रखते हैं, जाती है ना, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ पानी डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि जाएगी, पानी का लेवल क्या हो जाएगा, हल्का सा नीचे होगा, कुछ ना कुछ तो पानी तो डिस्प्लेस करेगी, छोड़ देगी, है ना। तो क्या हो गया, जो जितना पानी उसने डिस्प्लेस करा, जितनी जगह पे पानी की घेरी है उसने, तो वो क्या है, उतना ही बॉयंट फोर्स या ऊपर की तरफ जो अपथ्रस्ट फोर्स वो लगाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज क्या है हमारे पास, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो इसको ये चीज याद रखना है। दैट इज थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, आर्किमिडीज, ठीक है जी, थर्ड। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास 14वां प्रश्न है, इनमें से किस कारण से आकाश के बादल जो तैरते हैं, जो बादल जो हमारे तैरते हैं वो किसके कारण करते हैं, तैरते हैं, हल्का तापमान के कारण, लो स्पीड धीमी गति के कारण, या बात करते हैं कम दाब के कारण, या लो डेंसिटी कम घनत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जो हमारे बादल जो है ऊपर की तरफ तैरते हैं, लो डेंसिटी के कारण तैरते हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर सही है हमारे पास, लो डेंसिटी हमारा सही आंसर, दैट इज फोर्थ आंसर, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है, ठीक है। अब इंफ्रारेड किरणों की इन्होंने बताया है कि हाँ जी बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अगर मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल वेव्स में ही हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव आती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे आती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे भी इसमें ही आती है, मैकेनिकल वेव्स में ही आती है, यांत्रिक तरंगों में ही आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंफ्रारेड रेज क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, ओके जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण में सामने रखा जाता है, कैसी छवि बनेगी। अगर बात करी जाए, कोई ऑब्जेक्ट है उसको कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है जी, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें क्या है, इमेजेस बहुत सारी बनती हैं, तो क्या है, इसके सामने रखा तो कैसी इमेज बनेगी। पहली बात तो ये चीज याद रखना, हमारे पास बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, एट द ऑप्टिकल सेंटर वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटर पे रखा तो ये क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे भी बनेगा एक, तो वहां पे बनेगी पर इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है जी। अब सेंटर की ऑप्टिकल प्रकाशित केंद्र की बात करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, अगर वस्तु को रखा है तो हमारे पास इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल नहीं जी, ठीक है जी, हमें आभासी इमेज नहीं बनती, ठीक है। अब बात करते हैं, सीधी तो बिल्कुल नहीं बनती, उल्टी बनती है, तो ये चीज हमारा गलत हो गया। अब अगले पे पहुंचते हैं, बिटवीन द पोल एंड फोकस। अगर हम पोल और फोकस के बीच की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी वर्चुअल बनती है और पीछे की तरफ बनती है। जैसे पीछे बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मतलब क्या है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, स्मॉल साइज छोटा साइज आकार नहीं बनता, ये उससे ज्यादा बड़ी बनती है,
ठीक है जी। अगर ये वाला जो जैसे जासूस वाले ये जो होता है ना लेंस होते हैं, तो यही होता है, वो क्या करते हैं फोकस और जो हमारा प्रिंसिपल होता है पोल होता है उसके बीच में रख देते हैं, तो ये चीज होती है। सॉरी यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर, है ना। तो कन्वेक्स मिरर से हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑप्शन देखना है हमने क्या बन रहा है। कन्वेक्स मिरर में एक ही चीज फेमस होती है, वो क्या होती है, जैसे ही हमने कोई भी इमेज रखी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो सिंपल सी बात है पीछे बनेगी, और ये बनेगी वर्चुअल बनेगी, आभासी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। ठीक है जी। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है हमारे पास, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज एट द फोकस, हमेशा फोकस पे बनेगी। तो ये चीज याद रखना है हमारे पास। इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर। फोर्थ आंसर इज अ राइट आंसर, हमेशा हमारे पास क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेंटिस्ट यूज द कनकेव मिरर बिकॉज द इमेज बिल्ट ऑन इट इज। अगर हम डेंटिस्ट की बात करते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इसके बीच में बनी जो छवि होती है वो रियल होती है, लार्ज होती है, वास्तविक और बड़ा होता है, या आभासी लेकिन धूमिल होता है, रियल बट इन्वर्टेड, वास्तविक लेकिन इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल या एंड लार्ज। तो याद रखना है जो हमारे डेंटिस्ट है वो क्या करते हैं, जैसे ही उनके पास में रखते हैं ना, ठीक है, कनकेव मिरर को, तो क्या है, बड़ा इमेज बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे क्या है, वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है, और दूसरा बन रहा है सीधी बनती है। ठीक है जी। एनलार्ज्ड बनती है और बड़ी बनती है, इस वजह से ही तो डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज अ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल। अगर वाहनों के व्हीकल की बात करते हैं तो कौन सा दर्पण का उपयोग करा जाए, है ना। क्या होता है, जैसे हमने हेडलाइट सीखी है, आगे की तरफ क्या होता है, एक सोर्स लाइट का लगा होता है, एक बल्ब लगा होता है ना, तो वो बल्ब को रखते हैं फोकस पे। किस पे रखते हैं, फोकस पे। जैसे ही वो उस मिरर के ऊपर लाइट डलती है, कौन सा मिरर, यही तो इन्होंने पूछा है, जो मिरर के ऊपर डलती है तो वो क्या है, सीधी किरणें वापस भेज देता है। ठीक है। सीधी किरणें जाती है, तभी तो हमारी दूर तक हमें किरणें दिखती हैं, दूर तक प्रकाश दिखता है ना। तो वो किस वजह से दिख रहा होता है, क्योंकि हमने जो मिरर यूज करा होता है, जो दर्पण यूज करा होता है, उसके फोकस पे ही रखते हैं हम लाइट को। तो यहाँ पे ये क्या चीज हमारे पास है, प्लेन समतल दर्पण की बात करते हैं, समतल उत्तल के दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की बात हो रही है, या कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, या अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने अवतल कनकेव मिरर लिया, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो यहाँ पे फोकस पे हम लिख देते हैं लाइट, और ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जाती है और सीधा वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तभी तो हमें सीधी सीधी मिलती है सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न आ गया, विच टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। जब एक ही दिशा में धारा परिवर्तित करने वाले दो चालक हों तो क्या होगा, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कंडक्टर एक दूसरे को रेजोनेट करेंगे, या कंडक्टर एक दूसरे को पीछे हटा देंगे, या कंडक्टर भर में वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, जैसे ही हमने एक डायरेक्शन में दो धाराएं चल रही हैं, दो कंडक्टर है, तो दोनों कंडक्टर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हमारे पास क्या है इसका आंसर, दैट इज फर्स्ट आंसर, दैट इज आकर्षित करना। ठीक है जी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास 20वां प्रश्न है, बाय व्हाट मीन्स डज द सन एनर्जी जनरेट। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो याद रखना है यहाँ पे हो रहा है, एक तो लेते हैं हाइड्रोजन, एक होता है हमारा ट्राइटियम जो उसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का, फिर वो दोनों रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, हाई तापमान पे रिएक्ट करते हैं, नहीं तो अदरवाइज रिएक्ट नहीं करते। तो वो क्या बनता है हमारे पास, बनता है एक तो हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, बहुत सारी एनर्जी बनती है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है फ्यूजन और फ्यूजन में, बताइए मुझे कि कौन सी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं जो हमारे पास सन में हो रहा होता है। ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। क्या होता है इसमें, पहले तो आप एक हाइड्रोजन लेते हो, फिर हाइड्रोजन का एक ट्राइटियम एक आइसोटोप होता है उसको ले लेते हैं, दोनों को जैसे ही दोनों हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हीलियम बन जाता है। ठीक है जी। हीलियम बनता है, प्लस एक न्यूट्रॉन बनता है, और प्लस बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकल जाती है, ये चीज बन रही होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द लेजर। लेजर की फुल फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है, लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ द रेडिएशन। तो इसमें ये चीज याद रखना है, लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लेजर क्या करती है, लाइट ही तो बाहर निकालती है एम्प्लीफाई करके। ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन किससे होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन से होती है ऑफ द रेडिएशन। ये चीज याद रखना है, लेजर का फुल फॉर्म लाइट एमिशन एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है जी। लाइट को एम्प्लीफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं, किससे, स्टिमुलेटेड एमिशन से। मतलब स्टिमुलेटेड मतलब जिसको आपने खुद से उसको कुछ ना कुछ स्टिमुलेट करने के लिए दिया है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट है
चंद्रशेखर लिमिट किसके लिए लागू होती है? अगर बात करें चंद्रशेखर लिमिट की तो तारों के लिए, वोल्केनोस के लिए, ज्वालामुखी के लिए, एट द स्पीड ऑफ प्रकाश की गति से, या एट द वेजिटेटिव लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना है। अगर बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट की बात करें या चंद्रशेखर सीमा की बात करते हैं, ये स्टार्स के लिए यूज होता है। तो उन्होंने कुछ लिमिट दी थी, कहते हैं इससे ज्यादा मास होगा ना तो क्या है कि ब्लैक होल बनेगा, इससे ज्यादा बनेगा तो ड्वार्फ बनेगा, तो कुछ ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। तो चंद्रशेखर लिमिट हमारी क्या किसके साथ डिनोट करती है? ये हमारी है स्टार्स या सितारों की बात करते हैं, ठीक है जी, स्टार या सितारों की बात हो रही होती है। ओके जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है? व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म बताइए। ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, या ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, या बात करते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जीपीएस का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना। हमारे पास फोर्थ प्रश्न है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन है, दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। पोजीशनिंग मतलब क्या है? आप उसका पोजीशन फाइंड आउट करने का। जीपीएस का मतलब क्या है? पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे ही आप ट्रिक से याद रखना है, दैट इज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? इन अमोनिया नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो याद रखना नाइट्रोजन में क्या होता है, अगर बात करी जाए अमोनिया की, अमोनिया में पाया जाता है नाइट्रोजन और 3 पाए जाते हैं हाइड्रोजन, ठीक है जी, 3 पाए जाते हैं हाइड्रोजन और अमोनिया को लिखते हैं NH3, ठीक है जी। अब इसमें क्या है हमारे पास? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करे हैं, तो मतलब बाकायदा उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे होंगे तभी तो 3 हाइड्रोजन आए उसके पास। तो ये चीज याद रखना है। अमोनिया की वैलेंसी पूछी गई है बहुत बार एग्जाम्स में, तो याद रखना है 3, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज अ हाईएस्ट डायमीटर? अगर डायमीटर की बात करें, कौन सा परमाणु का व्यास सबसे ज्यादा अधिक है? आयोडीन की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं। क्या होता है? पहले तो आती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन सबसे नीचे होती है। तो क्या होता है? आयोडीन का सबसे ज्यादा डायमीटर होता है, सबसे ज्यादा व्यास होता है, तो याद रखना है इसका सबसे बड़ा साइज होता है। तो ये क्या है हमारे पास? आयोडीन की बात करते हैं, ठीक है जी। हम आयोडीन की बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? सबसे ज़्यादा व्यास आयोडीन के में पाया जाता है। तो ये था हमारा 25वां क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हम बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे। तो आप हमारे साथ सिर्फ अटेम्प्ट करते जाइए, आप उसको टिक मार्क करते जाइए। जो जो क्वेश्चंस नहीं आते आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। टेक केयर एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नू, सारे आप दा ध्यान रखियो, ठीक है जी।